पहले तो खास ये है कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और आगे बढ़ा दो। तो शुरुआत करते हैं, सबका स्वागत, वेलकम। और पहला प्रश्न बिना किसी देरी के आपके सामने रखता हूँ और आज के सेशन में मैं पेडागोगी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। टुडे विल कवर ऑल पेडागोगी क्वेश्चन। नहीं पिक तो ब्लड नहीं है, पिक एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा, माई पिक इज ओके, नो ब्लड। ओके, चलिए। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, ये आपको बताना है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखा, कोण, ज्यामितीय आकृतियों, उनकी विशेषताएं जैसे द्विमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणा। जियो बोर्ड टीचिंग is an effective tool for what? Basic geometrical concept like raised line and angles, geometric shapes, difference between the 2-dimensional and 3-dimensional figures, और symmetry concept। हाँ, उसको हाँ क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा तो एकदम सही होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, और सभी लोग ने इसका आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ए। क्या बात है, प्रमोद ने कहा ए। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे रेखा, किरण और कोण के बारे में जानकारी लेना, और यहाँ पर सबसे पहला जवाब ए मिला है। और मुझे बड़ी खुशी है, उस खुशी का मुझे विलोम है, मुझे दुख है कि ये जवाब गलत है। जिन्होंने ए चूज किया है, सोचा है, वो गलत जवाब है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को जानने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ना कि ए। और यह है आपके सामने स्क्रीन पर जियो बोर्ड। इस जियो बोर्ड को देख लो, ये क्या दिख रहा है, एक लकड़ी का बोर्ड है ना। उस बोर्ड पर क्या है, गुड इवनिंग अनमोल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये लकड़ी का एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर आपने देखा पिंस लगे हुए हैं, है ना, पिन लगे हुए हैं ना। इन पिंस की हेल्प से, और ये इक्वल डिस्टेंस पर लगे हैं, तो आप आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये है हो गया आयत, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, और इसको आया वर्ग बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां कहीं भी आप देखिएगा 3D शेप इसमें नहीं दिखा सकते, 3D शेप इसमें नहीं दिखा सकते। 10 तारीख कल से शुरू होंगे, आप 3D शेप नहीं शो कर सकते, आप इसमें सिर्फ 2D शो कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी बड़ी बात क्या कि भैया आप इसमें किरण रेखा को प्रेजेंट कर सकते हैं? कभी नहीं। एक रबड़ बैंड की सहायता से आप कैसे बनाओगे रेखा? इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। रेखा, किरण, कोण का कॉन्सेप्ट इससे नहीं होता है। इसमें ज्यामिति आकृतियों की विशेषता बता सकते हो, किरण नहीं बना सकते, रेखा नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसलिए, और ये सिर्फ 2D शेप पर काम करती है, 3D पर काम नहीं करती। इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। आपने गलत कर दिया जी। एक और सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या होता है नया प्रश्न। नेहा कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित विषय में अत्यंत कमजोर है, प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है। अध्यापक आप हैं, तो आपका नेहा के प्रति आवश्यक कार्य क्या? उसे स्कूल से निकाल देंगे, बार बार फेल हो रही है, चल अपने घर बैठ जाके। हाँ सुधा, क्या बात है, काफी समय बाद आप आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत करेंगे, उसके सभी बच्चों के उसे सभी बच्चों के सामने मेज पर खड़ी कर देंगे। ये देखेंगे कि नेहा किस क्षेत्र में कमजोर है तथा उस क्षेत्र में उसकी कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। बड़ा ही आसान सवाल है, इजी हैंडल है, और मुझे उम्मीद है इसको आप आसानी से। और सब लोग जानते हैं कि इसका आंसर डी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नेहा बार बार फेल हो रही है, तो वो पढ़ने में कमजोर है। तो उसकी कमजोरी का पता लगाने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे, जिससे हम ये जान पाएंगे कि वो बालक पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में कमजोर था। तो राइट ऑप्शन डी आपने दिया है, जो एकदम बढ़िया जवाब है और अच्छा जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है, नो डाउट इस प्रश्न में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना,
समस्या समाधान के कौशल में को बढ़ाना या गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो देखते हैं, जब आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दें कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर। लगातार आपके लिए कोशिश जारी है, जहां पर भी मौका मिल रहा है वहां पर सीटेट के लिए पेडागॉजी तैयार है। आप लोगों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जवाब हमारे लिए और भी ज्यादा तैयार होंगे। देखते हैं सवाल। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एबीसीडी के रूप में आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना एकदम सही बात है। बच्चे के संदर्भ में, यानी हमारे जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है ना, चाइल्ड सेंट्रिक है ना, तो बच्चे के रेफरेंस में पढ़ाना पड़ेगा। सही बात है। नहीं नहीं, सही लिखा है वो प्रमोद जी, वो सही लिखा है। राजकुमार, फोर का बी, फोर कहाँ है? फोर तो ऑप्शन ही नहीं है। निम्नलिखित समस्या, बिल्कुल आप कोशिश करेंगे कि बच्चे के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको इंक्रीज किया जाए। और चौथा है गणित में उच्चतर। एनसीएफ साफ मना करता है कि बालक जिस कक्षा का है, जिस क्लास का है, उसे उसी क्लास का पढ़ाओ, उसके ऊपर लेकर ना जाओ। उसके ऊपर लेके जाओगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस क्लास का बच्चा है उसे उसी क्लास तक की पढ़ाई करानी चाहिए। तो गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना एकदम सही जवाब है इसका, क्योंकि नहीं बोला है। क्योंकि बालक को आप उस लेवल का पढ़ाओ जिस कक्षा का वो छात्र है। उसके ऊपर लेकर जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, बच्चा अपनी क्लास को संभाले कि आगे की क्लास को संभाले। देयर इज नो बफरिंग, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। आयुष, ओके। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एकदम करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता? नेचुरल नंबर डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं होती है नेचुरल नंबर्स में? ए, समेटिव आइडेंटिफिकेशन यानी योगात्मक तत्समक, योग क्रम विनिमय नियम यानी एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ, गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफायर आइडेंटिटी। ये उपरोक्त सभी कौन सा गुण नहीं होता है प्राकृतिक संख्याओं में? नेचुरल नंबर में इनमें से कौन सा गुण नहीं होता है? ये मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं ऑल ऑफ द। तो यहां पर एक ही बात की जा रही है, योगात्मक तत्समक नहीं होता क्या? तब बोले सर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है। अच्छा, ये आइडेंटिटी क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। सर ये आइडेंटिटी होती क्या है? हमको तो नहीं मालूम है। चलो बता देते हैं, ये आइडेंटिटी क्या होती है, समझने की कोशिश करना। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन करने के बाद किसी नंबर के साथ, किसी इंटीजर के साथ उसका कोई वैल्यू ना बदले। जैसे मैंने कहा 5 में क्या जोड़ूं, ये 5 ही रहे, बदले ना। आपने कहा 0 जोड़ दो, तो अगर मैं 5 में 0 जोड़ता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इसलिए 0 जो है वो योगात्मक तत्समक है, ठीक है ना, जिसके जोड़ने पर उस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, मैं बोलूं 5 में किस चीज की गुणा करूं कि ये 5 रहे, तो आपने कहा 1 की गुणा, तो 1 की गुणा करने पर प्रभाव नहीं पड़ा। इसको को बोलते हैं, इसको गुणात्मक तत्समक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसने बोला नेचुरल नंबर में कौन सी नहीं होती है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से ना, 1 2 3 4 5 अप टू n होता है ना। और एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 है, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए 0 जो है वो योगात्मक तत्समक है, जो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं। बात समझ में आ गई? तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो गुण प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में नहीं होता। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेटिव होता है क्योंकि एक जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। बहुत बड़ी एक और सवाल फिर तो ये रहा आपके सामने। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था
एक गुणनखंडीय अवस्था पर, संक्रियावस्था पर, परिमाणात्मक अवस्था पर, ये विभाजनात्मक अवस्था। Shelja can express number in various ways. For example, 4 is equal to 2 plus 2 or 4 is equal to 1 plus 3, etc. At what development stage is that? प्रश्न आपके सामने है और तेजी से चाहूंगा उत्तर भी मिले बिना किसी रुकावट के, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोग। शैलजा अलग अलग तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, यानी उदाहरण के लिए वो 4 को 2 प्लस 2 लिख सकती है, वो 4 को 1 प्लस 3 भी लिख सकती है। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और उत्तर मिला है गिरिजा का, दैट इज बी। क्या बात है गिरिजा, सबसे तेज आंसर गिरिजा ने ही दिया है, बाकी सब लोग क्या कहते हैं मुझे बताइए। बी, सी। देखो उसने बोला उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2, यानी 4 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं 2 प्लस 2 में, ऐसी 4 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं 1 प्लस 3 में। तो उसको बोलते हैं संक्रियात्मक अवस्था, जहां बालक दो चीजों को जोड़ना घटाना सीख लेता है, गुणा भाग सीख लेता है, उसकी संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यानी ऑपरेशनल स्टेज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑपरेशन। ये सब ऑपरेशन तो है, 2 प्लस 2 तो प्लस का निशान ऑपरेशन है, ये कंप्लीट एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेटर है, दोनों ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है और कंप्लीट एक ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशनल स्टेज में है कि वो 4 को दो तरीकों से व्यक्त कर सकता है, ठीक है ना। गुणनखंडीय अवस्था नहीं होगा। फैक्टराइजेशन स्टेज में 4 को अगर वो ऐसे लिखता है ना 2 गुणा 2 या 1 गुणा 4, तब ये फैक्टराइजेशन स्टेट होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन स्टेट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चलता है, एडिशन में नहीं चलता। नहीं आयुष, बाकी सबकी क्लास तो सही चल रही है, बाकी सबकी क्लास ओके चल रहा है ना। मुझे भी मेरे यहाँ में मैं भी देखता हूँ लाइव आपका एकदम, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ अपने मोबाइल में, यहाँ पर देखिए एकदम ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो आप, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं परिमाणात्मक अवस्था में, परिमाण का मतलब होता है किसी चीज को क्वांटिटिव स्टेज में मापना। अब क्वांटिटिव स्टेट क्या है कि भाई इस संख्या को 4 कहते हैं, इस संख्या को 5 का नंबर कहते हैं, इसका वैल्यू 15 है, इस तरह से जानना। और 4, 2 और 2 4 होता है, अगर वो लिखता ना 2 प्लस 2 बराबर 4, तो उसका मतलब वो परिमाण अवस्था हो सकती थी, लेकिन उसने क्या बोला 4 को व्यक्त करने को 2 प्लस 2, तो उल्टा बोला है, इसलिए परिमाणात्मक अवस्था नहीं है। ओके। और विभाजनात्मक अवस्था को बोलते हैं डिविजनल स्टेट। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, डिवीजन स्टेज में बच्चा किसी संख्या को उसके कंपोनेंट में लिखता है, जिसको आप बोलते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारण, सुना होगा आपने, एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको आप विस्तार बोलते हैं। जैसे आपने लिखा 342, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम विभाजनात्मक अवस्था में 300 प्लस 40 प्लस 2, 342। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन था संक्रियात्मक अवस्था। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। एक, कक्षा में कुछ मजा करना है और एक रास्ता को तोड़ रहा है। अब सही है, ओके। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है, योगात्मक आकलन करना है, या फिर विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। ये सारे ही ऑप्शन देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना है। ए टीचर uses the following puzzle in the classroom while developing the concept of base 10 and local weight. I am less than 8 tens and 4 units. The purpose of this activity is to what? Have some fun in the class and break the monotony. To strengthen the concept of base 10 and local weight. To do summative assessment. To introduce students to the concept of the tens and the. ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 5 का ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा मिल रहा है। क्या बात है, 5 का डी सबसे ज्यादा बता रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बता दें आपको। तो भैया ये जो ऑप्शन आपने दिया है डी, ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये गलत विकल्प का चुनाव है। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये सही जवाब नहीं है।
सही जवाब क्यों नहीं है बताते हैं, क्योंकि विद्यार्थी सवाल को पढ़ो, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का डेवलप कराता है, नहीं वो स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत कराने की कोशिश करता है। अब वो मजबूत कराने का मतलब क्या है, विकास का मतलब उसको डेवलप करना चाहता है, तो संकल्पना से परिचित कराएगा क्या? अगर वो संकल्पना का विकास कराना चाहता है तो संकल्पना उसे पता है। अगर मैं बोलूं संकल्पना की मैं बात कर रहा हूं कि मैं आपकी संकल्पना को विकसित करना चाहता हूं, तो मतलब क्या, संकल्पना आपको पता होगी, उसको और मजबूत करने की मैं कोशिश करूंगा, है ना? समझ में आ रही है बात कि भाई संकल्पना को मैं मजबूत करूंगा, तो मुझे उसको मजबूत करने के लिए तो विकास करना पड़ेगा उसका। तो स्थानीय मन की संकल्पना, अगर वो सिर्फ संकल्पना की बात करता तो संकल्पना से परिचित कराना ओके था, यहां तक वो परिचित करा चुका है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो क्या करेगा, वह आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना चाहता है। राइट ऑप्शन बी, उसको संकल्पना से परिचित क्यों कराएगा, वो जब संकल्पना को मजबूत करना चाहता है, ये तो उससे पहले की गतिविधि है, विकास करने से पहले की गतिविधि है कि उसकी संकल्पना को पता है क्या संकल्पना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। बी आपने गलत विकल्प को चूज कर लिया है, माफ करिएगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेता हूं और देखता हूं एक और प्रश्न आपके लिए तैयार है। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। गणित करने की युक्ति में सॉल्विंग क्वेश्चन एज ए टिप फॉर डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग एक्टिविटी, अनुमान लगाना बेस्ड ऑन अप्रोच, व्यापक अभ्यास कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, एंड फोर्थ वन हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। आएगा आएगा आएगा, 10 तारीख तो होने दो, आप सभी लोग चिंता ना करें, जैसे ही समय आएगा तो एडमिट कार्ड भी आएगा, डोंट वरी, 1-2 दिन का और प्रतीक्षा कर लीजिएगा जिन लोगों का नहीं आया। ओके, प्रश्न आपके सामने है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में क्या शामिल है? क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। सॉल्विंग क्वेश्चन एज ए टिप फॉर डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। तो जवाब तो आपका नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो देखते हैं आखिरकार आपका जवाब क्या मिलेगा। ओके लेट्स सी, अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने नहीं समझा मैं समझा देता हूं। गणित करने की प्लानिंग के रूप में सवाल को हल करना हमेशा एक्टिविटी बेस्ड या एस्टिमेटिंग एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होगा। क्यों होगा समझ लो, आप किसी भी सवाल को हल करने की बात करते हैं, आपने कहा ओके कि जी मैं तो ब्याज का सवाल हल करूंगा, ब्याज का प्रश्न हल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मैं तो ब्याज का प्रश्न को हल करूंगा। अगर मैं ब्याज के प्रश्न हल करने की बात करता हूं तो आपको क्या पता है, मैं बता दूं PRT अपॉन 100 करो, या मैं बहुत सारे तरीके बताता हूं कि भाई आप एक काम करो, इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकालोगे तो R/T कर दो, ये बताया हुआ है ना। तो इस सवाल को हल करते समय मैं कौन कौन सी ट्रिक यूज कर सकता हूँ, कौन कौन सी प्लानिंग कर सकता हूँ, वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए होगा जिस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, जिस टाइटल है, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसे तो है नहीं कि ब्याज करते समय आपको मैं नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्रियाकलाप आधारित उपागम। आपने डी पढ़ा है तो हाँ वो गलत पढ़ा है, गलत है। हल पर संकेतों का प्रयोग करना नहीं है। युक्ति मीन्स प्लानिंग, आप कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे टिप लेंगे, तो वो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, कोई दो संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल 45 हो, एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, और 15 गुणा 3 का मान ज्ञात। How do you multiply 15 by 3? Write any two numbers whose product is 45 using the number line and find the value of 3 times 15 and find the value of 15 into 3. तो देखो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये जो खुला अंत है, मुक्त अंत है, ओपन एंडेड है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए ओपन एंडेड भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, खुला अंत भी बोलते हैं, मुक्त अंत भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि
एक प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर होने, क्या बोलते हैं, एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर का होना क्या कहलाता है, ओपन एंडेड कहलाता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि 10 से छोटी एक सम संख्या लिखो, राइट एन इवन नंबर लेस देन 10, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा जी, आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2, 4, 6, 8, ये कोई सा भी उत्तर दे सकते हो, सारे सही होंगे ना, आप कोई सा भी उत्तर लिखेंगे सारे सही होंगे। तो यानी बच्चा 2 भी लिखे 4 भी लिखे, तो अगर एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हो और वो सारे ही सही हो, जो भी आंसर है वो सब उसके ओपन एंडेड में आते हैं। अगर उसका एग्जैक्ट एक आंसर सही है तो क्या समझेंगे, दैट इज ओनली वन आंसर। ओके, समझते हैं। तो सवाल है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो भाई अगर मैं 15 को 3 से गुणा करूं तो 15 3 45, ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका है। कोई दो संख्या लिखी, अब दो संख्या कैसे लिखी, आपने बोला जी 1 गुणा 45, 3 गुणा 15, 5 गुणा 9, ऐसे कर सकते हैं ना, तो सारे ही आंसर सही है ना, आप सारे भी बोलते हैं इसको, सारे आंसर सही है ना। आप जब भी इसको करेंगे 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए तो आप इसका मान जरूर ज्ञात कर पाएंगे। ओके, और 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए तो 15 गुणा 3 45 होते हैं, तो यू कैन इजीली हैंडल। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, एक और सवाल दीजिएगा, आंसर क्या होगा इसका जवाब, देखूंगा तेजी के साथ इसका आंसर आप मुझे क्या देंगे साहब। ओके लेट्स सी, समझते हैं जवाब क्या होगा आपके इस प्रश्न का। हाँ भैया, बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक और सवाल लिया जाए आपके सामने। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी है, एक, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। याद रखना कि बच्चा क्या है, संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से ओरली कर सकता है, लेकिन संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में वो गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी कौन सी हो, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसका एक कार्य पत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो, उसे खालिस्तान बनने को बोलना, और यहाँ पर एक संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। राइट ऑप्शन सी का पुकार बाबा मचा, क्या बात है, सब लोग सी को तैयार बैठे हैं करने के लिए, ये सी एकदम सही जवाब है, क्या सी एक जवाब सही है जी, क्या सी एक सही जवाब है, आप कहेंगे यस। उसे कार्य पत्रक देना बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहां क्यों गलत होगा, क्योंकि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, क्योंकि गणितीय संकल्पना गणित के सवालों को समझाना, उस कॉन्सेप्ट को समझाना, अगर वो नहीं समझता है तो हम इसको जरूर यूज करेंगे, लेकिन सवाल में समझो क्या लिखा है कि वो उन प्रश्नों के उत्तर ऑरली दे देता है मौखिक रूप से, यानी उसकी संकल्पना तो समझ में आ चुकी है, वो ऑरली सवाल को कर रहा है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसे लिखने में प्रॉब्लम है, तो उसको उपचार कैसा मिलेगा, पढ़ने वाला का लिखने वाला, लिखने वाला ही दोगे ना, ये तो उसे आता है अगर वो ओरली कर रहा है, उसे प्रॉब्लम है संख्याओं को लिखने में, तो हम क्या करेंगे, उसे लिखने वाले उपचार तो देंगे, तो उसका कार्य पत्रक, उसको वर्कशीट देंगे जिसमें समस्याएं जो हैं वो पार्शली फिल हो और उसको खालिस्तान भरने के लिए कहेंगे जिससे वो गलती ना करे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट जवाब आपने दिया एकदम सही। एक और सवाल, परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ टेस्ट, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या फिर ये सभी,
परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो, अगर मैं सवाल बोलूं ना परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो ये सारी हैं, परीक्षण की सारी ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है वो आपको बताना है। सवाल को समझ लीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी, वो सारी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वाधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है, ये आपको इनमें से एक चूज करना है। तो इस ऑप्शन को आप नहीं देंगे अभी इस समय। आयुष मैंने पहले ही बोला, इस ऑप्शन को मैं हटा रहा हूं। अब बताओ, इसको मैं हटा रहा हूं, अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा सही। हाँ जी, अब बताइए कौन सा सही होगा, मैंने हटा दिया उसको। ओ माय गॉड, इतना बताने के बावजूद भी आप गलत कर रहे हैं। अभी मैं बता चुका हूं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं, फिर उसी पर आ गए आप। चलो खैर छोड़ो, मैं आपको छोटे छोटे इनका मीनिंग बता देता हूँ, जिससे कि अगर वो एग्जाम में आए तो आप इनके मीनिंग से इनका मतलब निकाल पाए। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि परीक्षण एक बार उसका रिजल्ट बनने के बाद उसमें बदलाव ना हो, यानी एक बार रिजल्ट बन गया उसमें चेंज नहीं है, फिर वो जो फाइनल है वही फाइनल है, तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे एक बच्चे की कॉपी, यहाँ पर एक टिल्लू की कॉपी थी, इसकी कॉपी को आपने 3 कॉपी कराकर अलग अलग टीचर्स को चेक करने को दिया, अगर ये सभी टीचर उसमें समान अंक दे दें तो ये विश्वसनीय परीक्षण है, ठीक है ना। तो उसको विश्वसनीय बोलेंगे, यानी विश्वसनीय मतलब उसका रिजल्ट एक बार अनाउंस होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं। दूसरा, वस्तुनिष्ठता, अगर परीक्षण विश्वसनीय है तो वो वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है, क्योंकि दो तरह का परीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ और डिस्क्रिप्टिव, है ना। लिखित परीक्षण दो तरह का होता है ना, एक तो ऑब्जेक्टिव और रिटिन, निबंधात्मक परीक्षण जिसको बोलते हैं। और निबंधात्मक परीक्षण में शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, तो आप कभी भी रिटन एग्जाम को विश्वसनीय नहीं मान सकते, क्योंकि वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है उस परीक्षण का जिस पर किसी शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव ना पड़े, उसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो जो परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा वो विश्वसनीय होगा, ऐसा माना जाता है। और अगर हम बात करते हैं तीसरे की, वैधता, ये वैधता जो है ये क्या है इसको समझ लो। वैधता एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बहुत जरूरी है। वैसे इसका मीनिंग होता है कि जो परीक्षण जिसके लिए बना है वो उसी को मेजर करे, उसके ऊपर ना जाए, उसकी लिमिटेशन है, उसका एक्सपेंशन एक लिमिट तक होना चाहिए। जैसे सीटेट का पेपर में आपको कराओ, आप सीटेट का पेपर देते हैं तो सीटेट में एक लिमिटेशन है कि सिलेबस में यहाँ से आएगा। अगर आपको सीटेट के सवाल में प्राइमरी के पेपर में ये मिल जाए कि डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस साइन थीटा बराबर क्या, तो आप क्या कहोगे, तब क्या बोलोगे आप बोलोगे मास्टर जी ये तो गड़बड़ सी लग रही है हमें, कुछ हम पे ना हो पाएगा, और क्या करोगे सीधा केस करोगे कोर्ट में कि ये सवाल हमारे सिलेबस में नहीं था, इसे बाहर निकालो, या इसके पूरे नंबर दो। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यानी किसी भी परीक्षण में वैधता का होना बहुत जरूरी है। क्यों, एक सीटेट का आपने एग्जाम कराया फॉर एग्जाम्पल, उसमें 150 प्रश्न आया, 150 के 150 वस्तुनिष्ठ थे, तो यानी परीक्षण ऑब्जेक्टिव है, तो विश्वसनीय तो है। लेकिन उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो आप क्या करोगे, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें तो आउट ऑफ सिलेबस आया, तो फिर से परीक्षा कराए जब ऐसी डिमांड करोगे। इसलिए किसी परीक्षण का इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका वैलिडनेस होना है, उसका वैलिडिटी का होना है। हालांकि सभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था कि मैंने सर्वाधिक पूछा है, सिर्फ महत्वपूर्ण विशेषता पूछते तो सारी है। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैधता। एक और सवाल, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण कराने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं, जैसा कि आपके सामने हो रहा है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना एक संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणी कौशल पर कम, सीखने के परंपरागत उपगम का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस सवाल के लिए। प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ जवाब तेजी से मिलेगा और बिना किसी डिले के मिले। समझते हैं जवाब। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण कराने के लिए गृह गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है।
इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या करना चाहती है, ये आपको बताना। और यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और यहाँ पर ए मिल रहा है कि संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। एक्चुअली आपको ये ग्रिड पेपर यूज कैसे करते हैं इसको नहीं पता होगा। अगर आपको ये पता है कि इस ग्रिड पेपर को कैसे प्रयोग किया जाता है तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत अच्छा है। बता देता हूं कैसे कर सकते हैं इसको। ग्रिड पेपर का मतलब होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए दशमलव की संकल्पना में ये जानने के लिए ये अंक इससे बड़ा है कि छोटा है, हम ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको देखा गया यहाँ पर 0.3 में 0.2 का मल्टीप्लाई दिखाया गया, तो कैसे करेंगे, ये 10/10 का ग्रिड पेपर है, 10 लाइन ऐसे 10 लाइन ऐसे, तो 10/10 का ग्रिड पेपर आपके सामने लिखा हुआ। ओके, अब क्या करें, तो आपने देखा 10 भाई 10 का 3.3 लिया, तो हमने 3 खाने चूज कर लिए, 1 2 3, और इन तीनों लाइन को ऐसे क्रॉस कर दिया। अब आपने 2 लाइन 2 इधर से चूज कर ली और इनको क्रॉस कर दिया। जहां पर इन लाइन से काटा, जहां डबल डबल काट आई, वहां पर 0.06 आपको वैल्यू आ गया, क्योंकि ये लाइन 2 बार कटी थी, 1.1 अंक बाद था, तो ये लाइन 1 बार कटी थी। ठीक है, तो ये सब समस्या क्या है, अगर ये लाइन ज्यादा कट जाएंगी तो एक और स्किल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव स्किल्स, इसको बोलते हैं प्रक्रमणशील कौशल ज्ञान, यानी चीजों को प्रोसीजरल वे में समझना। तो ये प्रोसीजरल वे पर ज्यादा बल दे रही है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्चुअलाइज कम है और प्रोसीजरल ज्यादा है, क्योंकि प्रोसेस क्या करता है, अगर हम 0.4 लेंगे तो 4 खाने काट देंगे, तो दैट इज ए प्रोसीजरल गोल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम बल दे रही है। तो राइट ऑप्शन है डी, ना कि ए। ठीक है, क्लियर है, तो राइट ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, डी। बहुत बढ़िया जी, एक और सवाल फिर तो आपकी स्क्रीन पर पढ़ रहा है, सवाल बढ़िया है और आप लोग इतने हौले हौले क्यों शांत बैठे हो, तो एक और सवाल बताओ। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्र को 36 टाइल्स दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता, 1 गुणनफल, 2 क्षेत्रफल, 3 आयतन, 4 गुणनखंड। The teacher gives 36 tiles to students of class 4 and asks them to arrange them in the possible rectangle. Which of the following concepts cannot be addressed by this activity? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, 11 का C is the absolutely right answer. ओके, देखो जब वो 36 टाइल दी और बोला सभी संभव आयताकार में व्यवस्थित कर दो, बच्चा बोला जी एक तो मैं लगा सकता हूँ 2 × 18, 2 टाइल ऐसे 18 ऐसे, मैं इसको 3 × 12 में भी लगा सकता हूँ, मैं इसको 4 × 9 में भी लगा सकता हूँ, 6 × 6 का भी लगा सकता हूँ। ये सब टाइल्स के साइज है, तो आप वो जैसे भी लगाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 36, 36, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लीकेशन प्राप्त होगा जो एरिया होगा। आप इससे फैक्टर निकाल सकते हैं, 36 का फैक्टर 2 × 18 है, 3 × 12 है, 4 × 9 है, या 6 × 6 या 1 × 36 है। लेकिन आप इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, फैक्टर समझ सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते। यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो 3D होता है और यहाँ पर आप आयताकार टाइल्स पर लगा रहे हैं, तो आयत का कभी भी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। इसलिए राइट ऑप्शन था आयतन जो है हम ज्ञात नहीं कर सकते आयताकार। राइट ऑप्शन सी एकदम बढ़िया जवाब है आपकी तरफ से। एक और सवाल देखते हैं और जानते हैं एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, संख्या स्थानीय मान लिखते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। Which of the following statement is correct? Zero should be introduced after 9. Zero should be introduced when teaching local values. The first number to be studied must be 0, and after number knowledge develops in children, 0 must be introduced. और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और मैं देख रहा हूँ कि आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा इस। Let's see. जवाब क्या मिलेगा, जवाब होना चाहिए लाजवाब। देखते हैं क्या मिलता है आपको के साथ, उम्मीद करता हूँ
इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मुझे तेजी से इसका आंसर देने की कोशिश भी। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। ओके, और यहां पर जवाब बी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। देखो, जब आप बचपन में पढ़े थे, क्या आपको किसी ने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11? कभी किसी ने बोला कि 9 के बाद 10 के आगे जीरो क्यों लगाई? नहीं ना। जब आपको गिनती सिखाई गई तो आपको सीधा बोला गया 9 के बाद 10। ना ही आपने पूछा कि ये 10 कैसे बना, जीरो कहां से आई, ना कभी टीचर ने बताया होगा, क्योंकि आप उस समय उस स्टेज में नहीं थे। स्थानीय मान का परिचय देखो, स्थानीय मान का परिचय कक्षा 3 में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो क्या आप जीरो की विशेषता कक्षा 3 में जाकर बताओगे? ये भी गलत है। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। क्या कभी ने यहां से गिनती पढ़ी है जीरो से? आप खुद बताओ, क्या आपने कभी जीरो से गिनती पढ़ी है? कभी नहीं पढ़ी होंगी, जीरो से स्टार्ट होती नहीं गिनती आपकी, हमेशा आपने वन से पढ़ी होंगी। तो ये भी गलत है। हाँ, ये बात सही है कि जब बच्चों में संख्याओं का ज्ञान विकसित हो जाता है तब शून्य का परिचय देते हैं कि शून्य की सार्थकता क्या है, आगे लगाने से जीरो का फर्क क्या पड़ता है, पीछे लगाने से क्या लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और सेशन को लाइक वाइक भी करते रहें और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। लाइक वाइक करो दबा के और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोहन गणित का अध्यापक है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है। बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन निम्न में से किस? गेंद एवं शर्मा, लॉरेंस फॉक्स, पार्कर और बेला। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एबीसीडी के रूप से आपका जवाब। और यहां पर बड़ी तेजी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं मांग रहा हूं। आप मुझे 12 का आंसर दे रहे हैं अभी, मुझे लगा 12 का भी यही है, 13 का भी वही कर दिया आपने। ओके, तो प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है और मैं चाहूंगा जवाब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तेजी के साथ आपका जवाब हमें मिलना चाहिए। और यहां पर तेजी से आंसर आने लगे हैं और एकदम सही जवाब आप लोगों ने पकड़ना भी शुरू किया है। दैट इज द राइट ऑप्शन इज लॉरेन फॉक्स। करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, दैट इज बी इज द राइट आंसर। दैट इज लॉरेन फॉक्स ने कहा था कि गृह कार्य बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए और मोहन द्वारा कहा गया स्टेटमेंट लॉरेन फॉक्स। जी, बेलर्ड का भी बता दिया सुनीता। बी। ओके, एक और सवाल। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। गणित केवल केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए और गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्या बात है कि सर जी ऑप्शन नंबर डी दो और हमें मुक्ति दे दो इस चीज से। ऐसे कितने साथी हैं? सर जी हाथ जोड़ के विनती है, ये डी ऑप्शन अपनाओ, सबको बोलो डी को अपनाओ और हमें मुक्त कर जाओ। ऐसा बहुत लोगों का दुआएं, चिट्ठी, पत्र, संदेश मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4 कभी सही नहीं होगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन क्या है? एनसीएफ तो यही कहता है ना, गणित का अन्य विषयों के साथ, चाहे वो भाषा है चाहे वो कला है, उन सब के साथ उसको इंटीग्रेट करो और उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाओ बच्चों को, तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। तो राइट ऑप्शन था 14 का 3 एकदम करेक्ट आंसर आपने चूज किया है, बहुत बढ़िया। और एक और सवाल, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाई स्तर का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? In achievement test and diagnosis test is the difference. The difference between achievement test and diagnostic test is what? उद्देश्यों का यानी ऑब्जेक्टिव्स का, प्रकृति का नेचर का, कठिनाई स्तर का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इनमें से कौन सा आप सही मानने की कोशिश करें?
और आपने कहा है ऑप्शन नंबर हाँ 1729 आयुष 1729 को रामानुजन संख्या, रमन हार्डी नंबर, टैक्सी कैब नंबर, इन सबको बोला जाता है। एक ही मतलब है इसका। तो भाई आपने कहा, अब देखो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में प्रकृति एक जैसी है। उनकी नेचर क्यों एक जैसी है? क्योंकि नैदानिक भी परीक्षण है और उपलब्धि दोनों परीक्षण है। तो प्रकृति तो एक जैसी है, दोनों टेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उपलब्धि से बालक को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज देते हो कि बालक ने क्या अचीव किया, पास हुआ कि फेल हुआ, फर्स्ट आया कि थर्ड आया। जबकि नैदानिक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो बालक की कमजोरी को ढूंढना है, बालक में होने वाली कमी को ढूंढना है, उसमें किस तरह की कमी हो रही है, कमी का स्तर क्या है, कमी का लेवल क्या है, वो कमी किस कारण से हो रही है, इन सब चीजों को जानना, पहचानना, ढूंढना, पता लगाना ही नैदानिक परीक्षण है। तो दोनों के उद्देश्य में क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य बच्चे को कुछ अचीव कराना है, जबकि निदानिक परीक्षण का उद्देश्य बालक में होने वाली कमी को जानना है। उपलब्धि परीक्षण में कोई भी फीडबैक नहीं मिलता, जबकि नैदानिक परीक्षण में हमेशा फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर एक, एकदम आपने सही पहचाना और सही पकड़ा है। एक और सवाल आपके स्क्रीन, गणित की भाषा का अंग है, इसको तो बिना पढ़े दे दो। एक सवाल बीच में बचकाना भी होना चाहिए जिससे कि आपका मन लगा रहे। हाँ जी, गणित की भाषा का अंग है, संकेत, संख्या, संख्यांक, चर, सूत्र या ये सभी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मैथ्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। सिग्नल और सिंबल, नंबर, नंबर वेरिएबल्स, फॉर्मूलाज, ऑल सब जानते हैं। नो 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 रमेश, दैट इज द राइट ऑप्शन ऑफ 16 इज डी। करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि संकेत, संख्या, चर, सूत्र और सभी ये गणित की भाषा के अंग हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एकदम 100% एक्यूरेट आंसर। एक और सवाल, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 के बालकों को हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये 6 अंकों तक गणना करना। इनमें से कौन सा जवाब आपकी तरफ से सही है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, और मुझे उम्मीद है ये 17 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आप अच्छे तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी यानी 1 2 3 4 का जवाब, और यहां पर मुझे ऑप्शन ए सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। आपका जवाब एकदम दुखी नहीं है, सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो कक्षा 3 में बच्चा जाता है उसको नंबर सिस्टम इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो इकाई, दहाई और सैकड़े की समझ को जाने। क्योंकि कक्षा 3 में जैसे ही बच्चा आता है उसको स्थानीय मान की सार्थकता का महत्व पता लग जाता है, स्थानीय मान की जो सिग्निफिकेंसी है, स्थानीय मान की जो वैल्यू है, वो सबको जानना शुरू कर देता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल वैल्यू। तो कक्षा 3 में ही वो शुरू करता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर एक, एकदम सही जवाब है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए एक विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी मैनिपुलेटिव्स का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, या सामूहिक परिचर्चा या सामूहिक परियोजना का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, according to Pygate believe that learning is to be done through social instruction, and mathematics teacher believed in Pygate's theory. Will use differentiated instruction, will use the chalk and talk method, will use many manipulatives in the classrooms for laboratory activities, or will use collective projects and collective discussion. तो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। एमपी वर्ग 2 का मैथ का पेपर भी सॉल्व, ओके आयुष मुझे भेज दीजिएगा, आपके पास है?
पेपर तो मुझे भेज देना, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। सी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ लो। प्याजे का विश्वास था, प्याजे ने अपना कॉग्निटिव डोमेन दिया, सब जानते हैं ना, प्याजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डोमेन दिया गया, और उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता। अगर मैं यहाँ पर वाइगॉत्स्की लिख देता ना, तो आप इसको जरूर बता देते सही आंसर क्या है ना। अगर मैं वाइगॉत्स्की यहाँ पर लिख देता तो शायद आपका आंसर एकदम सटीक आ जाता, क्योंकि आप कहेंगे सामाजिक अनुदेशन का सिद्धांत तो वाइगॉत्स्की ने दिया है, आप एकदम सही कर देते। लेकिन इसलिए तो प्याजे रखा गया, क्योंकि प्याजे के अकॉर्डिंग भी बालक 4 स्टेज से गुजरता है, स्कूल में रहता है, ग्रुप में पढ़ाई करता है, तो प्याजे की जो सामाजिक अनुदेशन से है, क्योंकि वो ग्रुप में रहकर सीखता है। प्याजे ने भी तो यही कहा था, ब्रूनर ने उसको अपोज किया था। प्याजे साहब को जो ब्रूनर है उन्होंने उसको अपोज कर कहा था कि स्कूल में जो बच्चे साथ मिलकर काम करते हैं, जो चीजों के नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उन सब में समय बर्बाद करते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ वाइगोत्स्की में देता तो आप कर देते, लेकिन सामाजिक अनुदेशन तो वही है। प्याजे ने भी तो कॉग्निटिव डोमेन को दिया कि 4 स्टेज में कवर करता है बच्चा, इस कक्षा में ये सीखता है, उस कक्षा में वो सीखता है, तो क्या वो साथ वालों के साथ नहीं सीखता। इसलिए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का वो प्रयोग करेगा। अनुदेशन तो वही रहेगा, सामाजिक अनुदेशन तो वही है। वाइगोत्स्की का सामाजिक अनुदेशन वो दूसरी बात है, लेकिन प्याजे भी तो उसमें बिलीव करते थे, ब्रूनर उनको अपोज करते थे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आज आ चुका है, डोंट वरी। एक और सवाल देखते हैं। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थी को यह समझाने के लिए किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। प्रश्न आपके सामने है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, अधिक है। शिक्षक द्वारा यह समझाने के लिए कि इनमें से कौन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, हम क्या कर सकते हैं। कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख ग्राफ के प्रयोग से। तो जल्दी से शुरू हो जाओ और जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या होगा भाई, इंतजार कर रहे हैं आपके क्वेश्चन के आंसर का। और आपने कहा है ए बी सी डी, सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए हैं, ए भी आया है, बी भी आया, सी भी आया और डी भी आया। तो भाई बी और दे दो, कोई ए सी डी तो आ गया, बी नहीं आया, बता देते हैं। देखिए अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन की कि दोनों के क्षेत्रफल समान है, तो उसका मीनिंग क्या है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एकदम सही डी, जवाब एकदम करेक्ट आंसर डी। डी का मीनिंग क्या है समझ लो, कि कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। ओके, तो देखते हैं। एक आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऐसा मैंने क्यों बोला, देखिए कागज मोड़ने के प्रयोग से पट्टी से आप दिखाओगे तो बिना मेजरमेंट के आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको मेजरमेंट चाहिए, पैमाने में मेजरमेंट चाहिए, जियो बोर्ड में मेजरमेंट चाहिए। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर लेते हैं उसमें ऑलरेडी मेजरमेंट होता है, कैसे समझना, ये आपका ग्राफ पेपर है। ओके, अब अभी समझ में आ जाएगा सारा सीन, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर स्केल तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो उसको देख लेना। बच्चों ने बोला एक आयत और समांतर का क्षेत्रफल समान है, अब समान है तो मैंने बनाया, ओके देख लेते हैं। ऐसे बनाया, व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, ये एक आयत है। बच्चों से बोला, बोले बच्चे बोले ये आयत है, बोला हाँ जी, कितने खाने हैं इसमें, बोला जी 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हैं। अच्छा मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ उसमें बताना, बोला जी ठीक है बनाओ। तो उसने एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया, 3 इधर से लिया, बच्चा लोग 3 इधर से लिया, बोला ठीक है जी, अब इसको मिला दिया। बोले अब बताओ कितने, बोले जी 1 2 3 4, आधा 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 आधा, अब भी 6 है सर ये तो आप ग्राफ पेपर यानी ग्रिड पेपर भी बोल सकते हैं,
ग्रिड पेपर की हेल्प से आप इसको बता सकते हैं कि 3 खाने ऐसे 3 खाने ऐसे, समांतर चतुर्भुज बनाओ चाहे आयत बनाओ, दोनों का एरिया बराबर है। दैट इज द graphical representation to the students and visual representation to the students, they can understand better with the chart and model। एकदम सही जवाब था। एक और सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बता, which one of the statement is true। ओके, देखते हैं क्या होता है सवाल का जवाब। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। हाँ बिल्कुल आयुष, बड़ा दुख है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, एक नई पोस्ट इसी बार विपिन रावत जी को दी गई थी। काफी महान व्यक्तित्व उनका रहा है सेना के प्रति, लेकिन दुखद हादसे में उनकी हेलीकॉप्टर में मौत हुई, उसका हमें बड़ा दुख है। उसके लिए हमने कुछ मौन वगैरह भी रखने का प्रोग्राम बनाया था। देखते हैं जवाब, समझते हैं। 3 विषम संख्याओं गुणनफल एक सम संख्या हो सकती है। आप बोले ओके, देख लेते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारी 3 विषम संख्या, मल्टीप्लाई करें तो 7 पंजे 35 और 5 दिया 15, 105। ये तो नहीं होगा, ये तो सम नहीं होगा, तो ऑड ही होगा। ओके, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर, सम संख्या 8 है, विषम संख्या 5 है, इन दोनों का अंतर तो विषम आएगा। सम संख्या 6 है, विषम संख्या 2 है, 3 है, तो भाई अब भी 3 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या योगफल, 2 विषम संख्या होगी 3 और 5, इन दोनों संख्याओं को योग कर प्लस एक सम संख्या हम 2 ले लें, तो क्या सम संख्या आएगा? आपने कहा 5 और 3 8 और 2 10, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। इसके बाद देखें, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, कैसे हो जाएगा? अगर मैं 3 विषम संख्याओं को जोड़ूं 1 + 3 + 5, तो वो हमेशा ऑड ही आएगा, यानी वो विषम ही आएगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? बहुत अच्छा लगा। भैया सब कह रहे हैं बाय बाय, सब कह रहे हैं सर वेरी नाइस टीचिंग, सब जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, तो भाई लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के सेशन लगातार मैं आपको देता रहूंगा। लगातार आपके साथ हम सेशंस के साथ जुड़ते रहेंगे, तो डोंट वरी, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ इसी समय इसी चैनल पर, और अपने समर्थन और प्यार सपोर्ट को देते रहिएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।